Hello guys, welcome back to our YouTube channel Guru Academy. Today we will discuss difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो वहाँ पे हमने बताया था कि प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, यानी कि जो प्रारंभिक कोशिका है, विकास के दौरान जो सबसे पहले कोशिका बनी थी वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और उसके बाद में जो आधुनिक कोशिका, यानी आधुनिक का मतलब यहाँ पर जो वेल डेवलप है जिसके अंदर सेल, वो वेल डेवलप सेल जिसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। और हमने बोला भी था कि यू का मीनिंग होता है वेल और कैरियोटिक का मीनिंग वेल, और जो कैरियोटिक है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर वेल न्यूक्लियस मतलब सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। और यहाँ पे हमने बोला था प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्रारंभिक या फिर प्राचीन, जो विकास के दौरान सबसे पहले बनी है वो कोशिका होगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं वो लक्षण लिखे हैं और इन लक्षणों को हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखेंगे। इसके बाद में और भी लक्षण है 3-4, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद में 7वें नंबर पे सारे कोशिकांगों को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पहले इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फिर वापस में बोर्ड पे लिख करके आपको आगे के पॉइंट समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण की कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन से जीव आएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है जीवाणु। जीवाणु जितने भी हैं, सत्य जीवाणु है, आर्की जीवाणु है, या फिर माइकोप्लाज्मा है, या फिर साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग नील हरित शैवाल भी कहते हैं, ये ध्यान देना। नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, ये सारे क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देनी यहाँ पर यह है कि जो माइकोप्लाज्मा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने बताया था कि माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। बाकी के शैवालों में कोशिका भित्ति उपस्थित होगी, और शैवालों के अंदर आपको मालूम है कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टोज और मेनोन्स की बनी होती है, वो हम आगे कभी देखेंगे। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। जितने भी शैवाल हैं सारे यूकैरियोटिक होते हैं, ध्यान देना, और बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो कैसा है? ये साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल ही है, लेकिन नील हरित शैवाल ये कैसी है? ये एक बैक्टीरिया है। तो इसका नाम लेकिन शैवाल होने से कुछ लोग कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि सर शैवाल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। सारे के सारे शैवाल यूकैरियोटिक होते हैं, सिर्फ ध्यान देना है नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया कहीं दिख जाए तो आंसर लगा देना प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद में बात आती है कवक की। जितने भी कवक है, आप कवक तो देखे होंगे, फूफुंद, फूलन जिसको बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, और सभी पादप और जंतु, जितनी भी पादप कोशिका या जंतु कोशिका हैं सारी यूकैरियोटिक हैं। कवक भी सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं, और जो शैवाल हैं वो भी क्या हैं? यूकैरियोटिक है। ध्यान देना है नील हरित शैवाल पर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कोशिका भित्ति के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जो कि एक टाइप से कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है, मैंने अभी बार बार आपको यही बता रहा था कि प्रोकैरियोटिक के अंदर माइकोप्लाज्मा ऐसा है जिसके अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होगी। तो पादप के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं किसके? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पादप की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ। शैवाल के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज, गैलेक्टोज, हेमीसेलुलोज और मेनोन्स की बनी होती है। अगर कवक की बात करें तो कवक के अंदर बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। और यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया सेलुलोज, गैलेक्टोज, मेनोन्स एंड हेमीसेलुलोज। और अगर पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति की बात करें तो वो किसकी बनी हुई होगी? सेलुलोज की। और जंतु कोशिका में तो हम जानते ही हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आगे नेक्स्ट हम जो लोग बात करने वाले हैं, तो ये तो शैवाल के अंदर हो गई बात कोशिका भित्ति की, सेलुलोज, गैलेक्टोज और किसकी बनी हुई होगी? मेनोन्स की। और कवक के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होगी? काइटिन की। और पादप के अंदर किसकी बनी हुई होगी? सेलुलोज की और हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है। और जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है लैंगिक जनन। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो लैंगिक जनन है वो विकसित नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोल देते हैं कि यहाँ पर सत्य लैंगिक जनन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रेजेंट एब्सेंट होता है। ट्रू का मीनिंग यहाँ पर ये है
कि वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर लैंगिक जनन क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा केंद्रक के ऊपर। देखो हमने प्रोकैरियोटिक के अंदर और यूकैरियोटिक के अंदर जब पढ़ा था तब यही लाइन बोली थी कि जिस कोशिका में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक, या जिसके चारों ओर केंद्र की झिल्ली विकसित है वो सुविकसित है, यानी वो यूकैरियोटिक कोशिका होगी। और जिसके अंदर केंद्र की झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित या कम विकसित होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। फिर भी यहाँ पर मैं केंद्रक से संबंधित कुछ पॉइंट लिखे हैं, हम पॉइंटों को दोनों में देखेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। अब जैसे कि मान लो मेरे पास में ये कोई कोशिका है और कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्रक कला, ये जो केंद्र की झिल्ली मैंने बनाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कला, जिसको केंद्रकीय या केंद्र की झिल्ली भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर ये कुछ अनुपस्थित भी होती हैं और कईयों में ये क्या है, वेल डेवलप नहीं होने से कुछ इस प्रकार की भी आपको दिखाई देगी। और अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने बीच में बना दिया है केंद्रक झिल्ली, तो ये हो गई केंद्रकीय झिल्ली। तो यहाँ पर वो जो केंद्र की झिल्ली होगी, वो जो यहाँ केंद्रक कला की बात की है, केंद्र की झिल्ली वो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है, जबकि यहाँ पर क्या होगी, उपस्थित, और वो भी कैसी होगी, डबल मेम्ब्रेन वाली। तो यहाँ पर जो बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर जो केंद्र की झिल्ली होगी वो कैसी होगी, डबल मेम्ब्रेन वाली होगी। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं केंद्रिक की, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं आजकल, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, लेकिन यहाँ पर ये अनुपस्थित होगा, लेकिन यहाँ पर वो संरचना क्या होगी, उपस्थित होगी। तो मैंने यहाँ बोल दिया कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होगा, उपस्थित होगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ के अगर बारे में। तो आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पर कोशिका द्रव्य में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। क्यों बिखरा हुआ ये समझेंगे। जब इसके चारों ओर केंद्र की झिल्ली ही नहीं है तो केंद्र के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ जो बाहर भरा हुआ पदार्थ होता है इसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। तो कुल मिला के आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पर क्या हो गया, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक कला में परिबद्ध है, क्योंकि केंद्र की झिल्ली उपस्थित होने के कारण से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, अभाव होता है, और इसी कारण से यहाँ पर सूत्री विभाजन पाया जाता है। कौन सा विभाजन होता है, सूत्री विभाजन। तो यहाँ पे लिख दिया कि हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, उपस्थित होती है। तो ये तो सारी बात थी अपने केंद्र के अंदर जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उसमें से यहाँ पर कौन सा अनुपस्थित है और कौन सा उपस्थित, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है तारककाय। ये जो सेंट्रियोल कोशिकांग होता है ये भी एक प्रकार का कोशिकांग होता है जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये जो तारककाय है सेंट्रियोल, ये यहाँ पर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। किसमें है, प्रोकैरियोटिक में। बट यूकैरियोटिक में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, उपस्थित होता है। और ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जब उपस्थित होता है तो ये कोशिका विभाजन में क्या करता है, सहायता करता है। और कोशिका विभाजन में भी ये सहायता कैसे करता है, जब हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे तब हमारे को पता चलेगा कि ये कोशिका विभाजन में सहायता ऐसे करता है कि जब क्रोमोसोम यानी कि पोलर से मध्य संरचना पे जाने लगते हैं तो वहाँ पर तर्कु तंतु का निर्माण होता है, तर्कु तंतु का। और ये तर्कु तंतु कुछ आपने इस तरीके से सेल डिवीजन की जो स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर आपने देखे होंगे। और यहाँ पर जब क्रोमोसोम बीच में आते हैं तो ये इनके सेंट्रोमियर से कनेक्ट करने के लिए या फिर इनको बांधने के काम आते हैं। और ये तर्कु तंतु बनाते हैं तारककाएं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं और कोशिका विभाजन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कोशिका विभाजन की। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों ही क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और यहाँ पर केवल सिंपल प्रकार का सूत्री विभाजन उपस्थित होता है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों ही उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर गुणसूत्रों की गति क्या होती है, स्पष्ट होती है। लेकिन यहाँ पर गुणसूत्रों की गति स्पष्ट नहीं होती है। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कोशिकांग। हमने बोला था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग, यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर
जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि कोशिका के अंदर वो अंग जिनके चारों ओर झिल्ली हो, तो झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है यहाँ पर वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो हमने यहाँ बोल दिया कि अब झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं और उनके क्या कार्य हैं, वो यहाँ पे एक शॉर्ट समरी के अंदर देख रहे हैं। देखेंगे सबसे पहले तो लक्षण के अंदर हम बात करते हैं कोशिकांगों की। तो कोशिकांग में हम सबसे पहला हमारा जो कोशिकांग है वो है अंतःप्रद्रवी जालिका। ये वो कोशिकांग है जिसके चारों ओर झिल्ली होती है, और झिल्ली है तो इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर क्या होगा, अनुपस्थित। और ये कैसा है, एकल झिल्ली वाला। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये कैसा है, एकल झिल्ली कोशिकांग होता है। जो यूकेरियोटिक में क्या होगा, उपस्थित होगा, क्योंकि इसके चारों ओर झिल्ली है। और यहाँ पर ये सुविकसित होता है और इसका कार्य क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन करता है ये पदार्थों का कोशिका के अंदर। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। और ये कैसा है, दोहरी झिल्ली वाला। कैसा है, दोहरी झिल्ली वाला। अब देखो सीधी सी बात है, झिल्ली है तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, अनुपस्थित होगा, लेकिन यूकेरियोटिक में क्या होगा, उपस्थित होगा। तो यहाँ पर उपस्थित है और इसका कार्य क्या है, श्वसन करना। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होती है, उसके द्वारा ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल भी यहाँ पर क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे लवक की। लवक मतलब हरित लवक। अब यहाँ पे देखो लवक वैसे 3 प्रकार के होते हैं। अब वो तीनों लवक जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक होता है। तो यहाँ जो लवक है तो ये भी झिल्ली युक्त है और ये भी कैसा होता है, दोहरी झिल्ली वाला। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अनुपस्थित, क्योंकि झिल्ली युक्त कोशिकांग यहाँ पर क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। और लेकिन ये यूकेरियोटिक कोशिका है तो यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। लेकिन हरित लवक की बात, सिर्फ लवक जो है वो आपको पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेंगे, जंतु यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और इनका कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना और स्टार्च, वसा और प्रोटीन का संग्रह करना। वर्णी लवक और अवर्णी लवक, जो एल्यूरोप्लास्ट, जो अलग अलग टाइप के लवक होते हैं वो अलग अलग पदार्थों का क्या करते हैं, संचय भी करते हैं, संग्रह भी करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण इनका मुख्य कार्य है। ये हरित लवक की बात होगी यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। जब एकल झिल्ली वाला ये कोशिकांग है तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, अनुपस्थित। झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, उपस्थित। अब ध्यान देना यहाँ पर मैं एरो के साथ में, तो यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी है वो यहाँ पर क्या होगा, उपस्थित। और इसका कार्य क्या होगा, स्त्रवण यानी सेक्रेशन, पदार्थों का क्या करेगा, संचयन किया जाएगा स्त्रवण करके। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो लाइसोसोम है यहाँ पर क्या होगा, अनुपस्थित। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। तो ये क्योंकि ये भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एकल झिल्ली वाला है, तो ये एकल झिल्ली जो कोशिकांग है ये भी क्या होगा, यहाँ पर अनुपस्थित, क्योंकि झिल्ली है। लेकिन यूकेरियोटिक में झिल्ली वाले उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर इसका पाचन क्या कार्य क्या हो गया, पाचन। और पाचन के साथ में एक कार्य और भी होता है, इसका विघटन, तोड़ा तोड़ी करना। विघटन का मतलब डाइजेस्ट करना किसी पदार्थ को। आगे नेक्स्ट है परोक्सीसोम्स। परोक्सीसोम जो है वो भी यहाँ पर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर, क्योंकि ये भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। और यहाँ पर ये क्या होते हैं, उपस्थित। इनका कार्य भी पाचन और विघटन ही है। आगे नेक्स्ट बात करेंगे राइबोसोम की। वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका का इंजन या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री अगर किसे कहा जाता है तो वो क्या है, राइबोसोम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो यहाँ पर हमने बात की थी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, लेकिन ये तो झिल्ली रहित हैं। तो राइबोसोम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में उपस्थित होते हैं। लेकिन ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है 70S टाइप का, और इसकी 2 उप यूनिट होती है, सब यूनिट होती है 50S एंड 30S। ये भी आपको पता होनी चाहिए, जो इसके कोशिका द्रव्य में उपस्थित होगी। और इसका कार्य क्या है, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री और कोशिका का इंजन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लेकिन अगर यूकेरियोटिक की बात करें तो यूकेरियोटिक में राइबोसोम दोनों प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, 70S एंड 80S। लेकिन ध्यान देना 80S जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यूकेरियोटिक में कोशिका द्रव्य में, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेगा। जबकि अगर 70S की बात करें तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर पादप कोशिका है तो लवक में भी देखने को मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को
मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट में सूक्ष्म नलिकाएं जो कि कोशिका भित्ति का क्या करती है, निर्माण करती है, वो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होगी, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर उपस्थित होती है और कोशिका भित्ति का क्या करती है, निर्माण करती है। और सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो हमारा है रेस्पिरेशन। क्या है, रेस्पिरेशन, श्वसन की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मोस्टली अवायवीय श्वसन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, जबकि यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, वायवीय श्वसन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपको मालूम है 38 या फिर 36 ATP क्या होते हैं, फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट बनते हैं। और यहाँ पर ये जो वायवीय श्वसन होगा यूकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम भी राइबोसोम हेल्प करेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, वायवीय श्वसन कर रहा है, वायवीय श्वसन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और ये पूछ लेते हैं एक बार कि एरोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कहाँ संपन्न होता है, तो क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो यहाँ पर वायवीय श्वसन हो रहा है इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये इसका रिएक्शन का नाम आपको याद रखना है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल भी क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक है आज का क्या होता है, कंप्लीट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच में हमने अंतर को देखा। इनको आप ऐसा एज इट इज नोट्स उतार लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। और जहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगाया वहाँ पे समझना है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अलग से अंतर बताया जा रहा है, तो इस तरीके से आप पूरा ध्यान रखेंगे। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।